हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का पहला चैप्टर डाइवर्सिटी इन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। अभी कुछ समय पहले एक कमेंट में किसी बच्चे ने मेंशन किया था कि आईसीएससी बोर्ड के लिए, आईएससी बोर्ड के लिए भी वीडियो बनाइए। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी ये सब कॉमन हो चुके हैं, तो ज्यादा पैटर्न का अंतर नहीं। तो मैं जो बता रहा हूं वैसे भी मैं इसको नीट लेवल पे रखता हूं ताकि जितना हो सके मैं इजी वे में समझाऊं और जितना हो सके ये उतना हाई स्टैंडर्ड के लिए काम आ जाए। तो इसको आराम से पढ़ो, देखो, समझो, जो चीज नहीं समझना है पूछना, ठीक है। तो हम आज डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। हिंदी में कहते हैं इसको सजीव जगत की विविधता। अभी मैं उस शब्द में एक किसी स्टूडेंट ने कहा था कि इंग्लिश हिंदी में बोला कीजिए, तो मैं कोशिश वैसे भी करता हूँ दोनों रहे, बट जब मेडिकल टर्मिनोलॉजी ज्यादा होती है या मैं लैबटेक के वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें चूंकि वो ज्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ाई है तो इसलिए मैं उसको प्रेफर करता हूँ कि इंग्लिश में ही बोलूं। मैं अपने स्टूडेंट्स से भी दो चीजें हमेशा कहता हूँ, भाई अगर यूपी बोर्ड के हो या हिंदी मीडियम हो तो इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि आगे भी पढ़ाई इंग्लिश में ही है। ऐसा नहीं कि हिंदी आ रही है इंग्लिश नहीं आ रही तो आप कमजोर हो या पिछड़े हुए हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो चीज कॉमन है अब आगे उसी में काम करना, उसी में पढ़ना है तो जरूरी भी है, क्योंकि अभी ये सिस्टम आया नहीं कि भारत में सारी पढ़ाई मेडिकल और ये सब इंग्लिश में और हिंदी में हो जाए। तो जब तक है तो हम पढ़ना ही है, तो इंग्लिश भी जरूरी है, पढ़ते रहो, ठीक है। तो मैं दोनों में समझाऊंगा, दोनों में बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे बोलने में। तो मैं बात करता हूँ सजीवों की विविधता के बारे में। तो सजीव क्या होते हैं उनके बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया है, क्या होते हैं, क्या क्या खासियत होती है। अब विविधता क्या होती है, व्हाट इज डाइवर्सिटी। तो देखो अपने आसपास अगर देखोगे तो बहुत से जीव मिलते हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्पीसीज। सो व्हेनेवर वी ट्राई टू फाइंड एन ऑर्गेनिज्म particularly located in a place, we can find their doppelganger or similar animals or organisms somewhere else. They might not be similar, but they are at some extent look alike. अब जैसे मैं बात करूं इंसान, सबसे आसान इंसान अगर भारत में है, चाइना का हो, जापान का हो, कोरिया का हो, अफ्रीका का हो, फ्रांस का हो, कहीं का हो, तो इनमें सिमिलैरिटीज है तो अंतर भी है भाई। वो दिखने में एकदम अलग है, वो दिखने में एकदम अलग है, बट है इंसान, सबका व्यवहार एक जैसा होता है लगभग। तो ये तो है डाइवर्सिटी। अब बात करते हैं जानवरों की। तो अब सबसे आसानी से हमारे आसपास दिखता है कुत्ता, मोहल्ले में दिख जाएगा, मोहल्ले में कुत्ता देख लो। हमारे यहाँ कुत्ते अलग होते हैं, हमारे यहाँ जो स्ट्रीट डॉग है, ठीक है, जिनको हम स्ट्रीट डॉग कहते हैं, ऐसे घूम रहे स्ट्रीट डॉग्स, और बाहर से हम लोग जो लाते हैं जर्मन शेफर्ड और ये सब डॉबरमैन लेके आते हैं ना, फॉरेन कंट्री में भी स्ट्रीट डॉग्स। ऐसा नहीं कि उनको कोई वो वहीं के हैं। अब ये कुत्ते इंडियन है, अब किसी को इंडियन नस्ल का कुत्ता पालना है तो इसको लेके बेच दो वहां पे, वो तान देगा इंडियन कुत्ता पाल रखे हो, तो उनके लिए वो स्पेशल हो जाएगा। अब ये सोचने वाली चीज जाती है। डाइवर्सिटी का मतलब ये हो जाता है कि किसी भी क्षेत्र में मौजूद वहां जितने जीव हैं, जीव का मतलब पेड़ पौधे सब कुछ, वो सब काउंट कर लो तो उनमें जो भी अंतर है, समानताएं है, सिमिलैरिटीज है, वो सारा काउंट करते हैं और इसी को कहते हैं डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये हर जगह होती है और डाइवर्सिटी होनी भी चाहिए, नहीं होगी तो फिर ये दुनिया की खूबसूरती जो है ना वो विविधता में ही है। अब से भारत है, भारत को दुनिया खूबसूरत देशों में कहा जाता है। अब कोई कहे स्विट्जरलैंड है, कोई कुछ है, बट मेरे हिसाब से भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। क्यों है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा नहीं कि मैं इंडियन हूं तो देशभक्ति की बातें कर रहा हूं। खूबसूरती का सब रीजन ये है कि दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पे 6 ऋतुएं पाई जाती है, ठीक है। हम ये जानते हैं बाकी जो कुछ देशों में 2 ही है, एक ही है, 18 महीने ठंडी पड़ रही, बर्फ गिर रही। भारत में 6 ऋतुएं हैं,
ठीक है, जाड़ा गर्मी बरसात जिसको हम लोग कहते हैं, तो पता ही है हेमंत बसंत शिशिर 6 ऋतु है, और 3 और जो 6 ऋतु कहा जाता है। भारत में अगर हम नॉर्थ से साउथ जाए या ईस्ट से वेस्ट जाए, हर समय कुछ समय बाद व्यवहार में परिवर्तन है, बातचीत में परिवर्तन है, बोलने में परिवर्तन है, अपीयरेंस में परिवर्तन है। तो ये पूरा भरा हुआ है, एकदम चारों तरफ से जाओगे एकदम डाइवर्सिफाइड है। इट इज ओनली नेशन इन द वर्ल्ड। तो अब मैं बात करता हूं कि इसमें ये क्या कंसेप्ट है, डाइवर्सिटी का कंसेप्ट क्या है। तो मैं भी समझा रहा हूं ये कि भाई अगर आबादी पकड़ लो, जीव जंतु पकड़ लो, सब कुछ ले लो, तो ये सारे जो मिलकर उस क्षेत्र में रहते हैं वो उनकी डाइवर्सिटी, उस क्षेत्र की डाइवर्सिटी। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर, अभी एज नेशन बात कर रहा हूं, एज अ प्लेनेट बात कर, अर्थ। तो अर्थ पे तो जमीन पे भी लोग हैं, जीव जंतु है, पानी में भी है, तो उन सबकी भी बात होगी। तो जितने जीव जंतु आसपास है उन सबकी बात करेंगे। ये सब मिल करके डाइवर्सिटी लाते हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो हमारे पुराने समय में कहते हैं इंसान 84 लाख यूनियन, ठीक है, 84 लाख यूनियन मौजूद है यार धरती है, तब जाके मनुष्य का जन्म आता है। तो इसको मान लो कि एक स्पीसीज की बात कर रहा है। तो धरती पे हमारे सनातन परंपराओं में 84 लाख स्पीसीज की बात की गई है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे आज के समय में अप्रोक्स 20 लाख स्पीसीज के बारे में पता है बस, जैसे 5 लाख पेड़ पौधे और 15 लाख जीव जंतु। ये एडवांसमेंट क्या है, डिसएडवांटेज कर लो, जो भी क्या। और वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत सी जातियां आपको मिली नहीं है, दे आर एग्जिस्टिंग, बट वी आर स्टिल अनएबल टू फाइंड देम। क्यों पता नहीं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो रशिया की अंटार्कटिक और इन सब रीजन पड़ते हैं, उनके निचले क्षेत्र, पानी के जो गहरे समुद्र में बहुत से जीव हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो ये सब चीजें हैं, तो वो तो खोजो मिलेगा, मालूम चलेगा, बट पुराने समय तो मेंशन किया गया। अब अगर मैं बात करूं कि व्हाट आर द लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है, हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो लेवल ऑफ डाइवर्सिटी का बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी क्या रखेंगे, किस किस लेवल पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक लेवल पे अगर हम जेनेटिक लेवल पे बात करें तो हर इंसान का, हर जीव का जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग होता है, भले वो अपीयरेंस सेम हो जाए पर वो जेनेटिक स्ट्रक्चर अपीयरेंस अलग। अगर हम जेनेटिक बेस्ड क्रोमोसोम और जीन की बात करेंगे और उस पर हम स्टडी करेंगे तो उसको कहोगे जेनेटिक बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी। दूसरा इसमें कहता है स्पीसीज। स्पीसीज अगर हम जातियों पर निर्भर कर दें, ये जाति है, वो जाति, जाति यहाँ पे वो नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय ये वाली जाति नहीं, इस पर तो देश बर्बाद भी पड़ा है। तो जातियां जो, अगर जैसे हमने कहा होमो सैपियंस सैपियंस, कैनिस फैमिलियरिस, मस्का डोमेस्टिका, तो ये जाति की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर हम उस पर स्टडी करते हैं तो उसको स्पीसीज बेसिस है, स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी। और अगर मैं बात करूं इकोसिस्टम पे, इकोसिस्टम की अगर बात करूं, यानी कि वो किस सराउंडिंग में है, उसका पर्यावरण कैसा है, परितंत्र कैसा है, उसके आधार पर हम बांटेंगे या स्टडी करेंगे तो उसको कहेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी लेवल। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा छोटा सा कंसेप्ट है जिसपे हमको पढ़ना है। ठीक, अब हम बात करते हैं ऑर्डर इन डाइवर्सिटी। हम डाइवर्सिटी का ऑर्डर क्या रखें, किस क्रम में हम स्टडी करते हैं। तो अगर मैं इसको कहूं कि पढ़ने का तरीका, जो साइंटिस्ट अभी खोज रहे, जो साइंटिस्टों ने, जितने वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों ने बताया कि यार सबसे पहले जीवन पानी में आया, पानी से फिर धीरे धीरे एम्फीबिया बने, एम्फीबिया फिर रेप्टाइल में बदले, उनसे फिर एबीज बने, फिर डाइवर्सिफिकेशन हुआ तो मैमल्स बने। ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ जब विष्णु का अवतार पढ़ोगे तो उसमें समझाया जाता है, मत्स्य अवतार है, कूर्मा अवतार है, तो ये अवतार का एक सीक्वेंस है।
ठीक है, तो उसमें भी लगभग कुछ वैसा ही बताया गया। खैर मैं साइंस में रहता हूँ, मैथमेटिक्स के बाद में जाता हूँ, फिर मैं बताऊंगा आराम से। तो अब बांटा गया कि कैसे बांट, जैसे एक मैमल्स का समूह क्या हो गया कि जिनके शरीर पे बाल है, स्तन है, बच्चों को दूध पिला रहे हैं, वो मैमल। अब चाहे गाय हो, बकरी हो, चूहा हो, इंसान हो, हाथी, जो भी हो, तो वो मैमल हो, एक समूह है। रेंग रहा है, रेप्टाइल हो गया। ठीक है, नहीं हम इसे मेथड और वे ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो पानी से आया तो सबसे पहले आए जलीय जंतु, फिर एम्फीबियंस आ गए, फिर उसके बाद रेप्टाइल्स आ गए, फिर एबीज, बर्ड्स आ गए, फिर मैमल्स आए। तो क्रमिक विकास है, तो इस पे भी रखा जा सकता है। तो इसको कहा गया ऑर्डर ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डाइवर्सिटी। ऑर्डर ऑफ डाइवर्सिटी में क्या हो गया कि वो किस क्रम में विकसित हुआ है, किस क्रम में हम उसको पढ़ रहे हैं। लेवल पढ़ लिया, ऑर्डर पढ़ लिया। ऑर्डर में क्या हुआ कि किस क्रम में इसको रखा जा रहा है। मैं तो समझा रहा हूं कि इसमें कुछ खाली नोट्स वाली चीजें नहीं है। तो यह हो गया ऑर्डर ऑफ डाइवर्सिटी, किस क्रम में इसको डाइवर्सिफाई किया जाए। ठीक है, अब आता है अगला जो टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। व्हाट इज टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स? ये जो टैक्सॉन एक शब्द है वहां से लिया गया है। एक वैज्ञानिक है डी कैंडोले। डी कैंडोले वाज द फर्स्ट पर्सन हु कॉइन्ड दिस टर्म टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी में बेसिकली इसको वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं हिंदी में। टैक्सोनॉमी क्या कहा गया? वर्गीकी। हिंदी में क्या कहा गया? वर्गीकी। ऐसा कहा गया वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, वर्गीय और वर्गीकरण विज्ञान। तो डी कैंडोले ने टैक्सोनॉमी शब्द इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि देखो, जो भी समूह है जीवों का, जंतुओं का, उनको अगर स्टडी कर रहे हो तो उनको ऐसे पैटर्न पे करो कि उनकी एक को स्टडी करें तो सबको स्टडी कर दिया जाए। मतलब अगर हम एक समूह को स्टडी कर रहे हैं तो उस समूह के कुछ जीवों को करें, सबको करें, वो पूरा समूह एक बार में कवर अप हो जाए। तो इसको समझाने के उन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द इस्तेमाल किया। सिस्टमैटिक शब्द लिया गया सिस्टेमा से, ये भी एक लैटिन वर्ड है, उससे लिया गया। ठीक है, वर्गीकरण से। अब यहां पर दो चीजें आ गई जो मैं समझाने का समझा कि क्या अंतर है टैक्सोनॉमी में और सिस्टमैटिक्स में। तो टैक्सोनॉमी कहता है कि हम इसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, अलग अलग मेथड उसके लिए तैयार करेंगे, ये टैक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक्स कहता है कि हम उनका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, जो हमने जीव खोजे हैं या जीव जितने हमको मिले हैं, वेदर इट मे प्लांट, एनिमल और वायरस, जो भी। इसके बाद हम उसका फेलोजेनिक स्टडी देखेंगे, डेवलपमेंटल स्टडी देखेंगे, तब हम उसको क्लासिफाई करेंगे। टैक्सोनॉमी कहती है कि इसमें बेसिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे हम जीवों को क्लासिफाई कर सके, वर्गीकरण कर सके। और सिस्टमैटिक्स कहता है कि जो हमने टैक्सोनॉमी में एडजस्ट किया है, वर्गीकरण में जो स्टडी की है, उसके साथ हम उसकी फिलोजेनिक स्टडी भी करेंगे, यानी जाति वृत्तीय और डेवलपमेंटल, इसकी भी स्टडी करेंगे और उसको इंक्लूड करने के बाद हम डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। अब यहां पे आता है वेरियस ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी। देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ये थोड़ा सा लंबा है, तो मैं उसको स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा, वेरियस ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो उसको मैं आराम से समझाऊंगा। अब आ जाते हैं मेन फंक्शन। ठीक है, इसको मैं दो चीजें इसको बताता हूं, तो छोटा छोटा जो लॉन्ग पैटर्न बनेगा मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। अब यहां पे अगली हेडिंग जो पढ़ने वाले हैं, विच इज बेसिक फंक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी। बेसिक फंक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, बेसिक फंक्शन के आधारभूत कार्य क्या है उसके। तो कहता है देखो, अगर बेसिक कार्य की बात करोगे तो तीन बेसिक कार्य हैं इसके। पहला है आइडेंटिफिकेशन। पहला है आइडेंटिफिकेशन। दूसरा है
मतलब अगर हम किसी चीज को अगर हम स्टडी कर रहे कोई भी या कोई भी चीज, तो हम पहले उसको पहचानेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है नॉमेनक्लेचर, और लास्ट में तीसरा बनता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तीसरा हो गया क्लासिफिकेशन, और यही पैटर्न भी है। अभी क्या है समझे, जस्ट अज्यूम कि तुम किसी जंगल में घूमने गए, कहीं वहां पे गए, तुम घूमते घूमते फोटोग्राफी कर रहे थे, अचानक से तुमको एक जानवर की प्रजाति दिखी। तो मान लेते हैं कि बायो के बहुत अच्छे स्टूडेंट और जंतु बहुत अच्छी जानकारी, लेकिन वहां पे जाने के बाद तुमको एक जीव दिखा जिसकी जानकारी तुम्हें नहीं। अब तुम कह ये कम पढ़े नहीं, कब तुम्हारे मन में ख्याल आया कि भाई ये जीव अगर हमने नहीं देखा तो कोई नहीं देखा होगा, क्योंकि हम बहुत अंदर आए जंगल में। तो तुमने उसकी फोटोग्राफी की, प्रॉपर स्टडी किया उसके बारे में कि क्या खाता है, कैसे रहता है, सब कुछ। तो वापस है, तुमने उसका एक प्रॉपर पैटर्न तैयार किया, ढेर सारे फोटोज जो भी लिए उसका, जो जो उसका हिस्ट्री थी, पैटर्न था, सब कुछ मेंशन करने के बाद भेज दिया साइंटिफिक सोसाइटी को, भारत की जो अपनी संस्था है, वैज्ञानिक संस्था। तो अब नामकरण कैसे हो, ये तो पहचान कर दी हमने, उसको पहचान, एक जीव है जो ह्यूमनॉइड है, हरकतें बंदरों वाली है, ठीक है, लेकिन वो ह्यूमनॉइड बिहेवियर रखता है, इंसान भी नहीं, उसकी पूंछ है तो चिंपैंजी भी नहीं है, ठीक, उसके हाथ और पैर का संरचना इंसानों जैसा है। तो ये कुछ चीजें ऐसी कि कोई बंदर भी नहीं बनने दे रहा है, चिंपैंजी भी बनने नहीं दे रहा, इंसान तो है ही नहीं। तो अब तुमने उसको आइडेंटिफाई किया है, अब आता है नॉमेनक्लेचर, नामकरण कैसे करोगे, ठीक। तो अब मान लेते हैं क्योंकि तुमने पहली बार देखा है तो नामकरण तुम करो। तो नामकरण करने के लिए तुमने अपने दोस्त का नाम पकड़ा कि भाई मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा है और मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं ये उसको ट्रिब्यूट दे दूंगा कि मेरे दोस्त के नाम पे इसका नाम रख दिया जाए इस जानवर का, और वो उसी नाम से जाना जाएगा। तो तुमने एक नामकरण कर दिया, जस्ट अज्यूम कोई भी नाम, अपने दोस्त का कुछ नाम हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें क्या नाम रखोगे। फिर से बता दे रहा हूं उसकी खासियत, एक जानवर दिखा जो ह्यूमनॉइड है, मतलब इंसान जैसा लगता है, इंसान नहीं है, तो चिंपैंजी हो सकता है, बट चिंपैंजी की पूंछ नहीं होती, इसकी पूंछ है, और चिंपैंजी के दोनों हाथ और पैर के जो पंजे होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, इसमें नहीं है, यानी वो इंसान भी नहीं है, चिंपैंजी भी नहीं है, बंदर भी नहीं, तीनों कैटेगरी मिक्स करके। तो तुम नाम बताओ अपने जानवर क्या रखते हो उसका नाम, अगर अपने बेस्ट फ्रेंड के नाम पे रखना होगा तो है। अब जब ऐसे रख दिए तब क्या होगा, हम उसको भेजेंगे अपने यहां, तो वो देखेगी क्या भारत में किसी और आदमी ने इस पर अप्लाई किया है, अगर नहीं तो भारत से उस नाम को फाइनल करके भेजा जाएगा इंटरनेशनल सोसाइटी में, जो जेनेवा में। वहां पर जाने के बाद वो पूरी दुनिया से मंगाएगा कि क्या किसी और ने इसको स्टडी किया है, ऐसा कुछ जानवर मिला है कहीं, तो अगर मिला है तो देखा जाए किसने पहले किया है। अगर एक दिन पहले का भी एप्लीकेशन होगा तो उसको माना जाएगा कि उसने उसके नाम पे दिया जाए। अब जब उसका वहां किसी ने नहीं किया, तुम ही सबसे पहले वाले हो, तो उसके आधार पर फिर होगा क्लासिफिकेशन। अब वैज्ञानिक की टीम जाएगी, पूरी स्टडी करेगी और डीप स्टडी होगी, और फिर उस जानवर को क्लासिफाई किया जाएगा कि किस समूह में रखा जाए। तो मान लो कि इंसान, तो फिर किंगडम कॉर्डेटा हो जाएगा उसका, सॉरी किंगडम एनिमलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब किंगडम वर्टिब्रेटा, फाइलम कॉर्डेटा हो जाएगा। अब अगर बात करें ऑर्डर की तो ऑर्गेनाइड होगा तो ऑर्डी में जाएगा, ठीक है, क्लास मेलिया होगा। इस तरह करते करते बढ़ते बढ़ते मान लेते होमो सैपियंस है, और होमो सैपियंस सैपियंस तो हम है नहीं, हो सकता है कि उसका नाम कुछ और रख दिया जाए। तो होमो, अब इंडिया मिला है तो होमो सैपियंस, सैपियंस की जगह पर होमो सैपियंस इंडिकेंस कर दूं, या मान लेते हैं कि आसाम के जंगलों में मिला है तो होमो सैपियंस एसपेंस। तो इस तरह से इंडिया में तो बेसिकली इंडिकेंस कर सकते हैं, इस तरह कुछ करके हम उसका नामकरण कर दें, अभी क्लासीफाई हो जाए। तो दिस इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब इसमें नामकरण कैसे करेंगे,
और मैंने बताया भौतिकी की शाखाएं कितनी, जो ब्रांचेस कितनी होती है, मैं उसके बारे में आराम से डिस्कस करूंगा। नॉमेनक्लेचर में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अपने दोस्तों से शेयर करो। और जैसा मैंने बताया कि नाम जो कमेंट में मेंशन करना है अपने दोस्त का, जो भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो, उसको मेंशन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।